बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न एंड क्वालिफाई चैनल और आज का हमारा डॉन का एडिटोरियल टॉपिक है पीस इन रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है विदड्रॉ करना, मूव बैक करना। पीस इन रिट्रीट का मतलब है कि पीस जो है वो विदड्रॉ हो रहा है, यानी पीस जो है वो वीक हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। इसमें जो ग्रीन कलर के हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी और जो रेड कलर के हैं वो कुछ ग्रामर के पॉइंट्स होंगे, ग्रामर के कंसेप्ट होंगे। तो आपने साथ साथ उसको लिखते जाना है ताकि आपको बाद में जब रिवीजन होगी, जब इसको रिवाइज करोगे तो आप उसको माइंड में रखें। द सीज फायर अनाउंस्ड इन अप्रैल वाज सपोज्ड टू क्रिएट स्पेस फॉर निगोशिएशंस। सीज फायर का मतलब होता है जंग बंदी करना। सपोज्ड टू का मतलब है एक्सपेक्टेड टू, इंटेंट टू, इरादा था, मकसद था। स्पेस का मतलब है गुंजाइश। निगोशिएशंस का मतलब होता है मुज़ाकरात करना, बातचीत करना। अप्रैल में जो सीज फायर हुए हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो उसका मकसद ये था कि बातचीत करना या मुज़ाकरात करने के लिए गुंजाइश पैदा करना। इंस्टेड इट हैज़ बीन रिपीटेडली टेस्टेड बाय मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस। इंस्टेड, यहाँ पे इंस्टेड जो है ये कंट्रास्ट को शो कर रहा है, यानी दूसरी तरफ जो सिचुएशन है उसको शो कर रहा है। हैज़ बीन रिपीटेडली, अगर तो हैज़ रिपीटेडली होता तो इसका मतलब था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे बीन का एडिशन हुआ है तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट तो है लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। तो प्रेजेंट जब पैसिव वॉइस होता है हमारे पास, उसमें सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाता है। तो जो इंस्टेड वो कहते हैं कि इसके बजाय, निगोशिएशंस करने के बजाय, बातचीत करने के बजाय, इट हैज़ बीन रिपीटेडली टेस्टेड बाय मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस। कन्फ्रंटेशंस का मतलब होता है झिड़पें होना, आपस में चपकली होना, आपस में लड़ाई होना। तो बजाय इसके कि निगोशिएशंस होती, मुज़ाकरात होते उस सीज़ फायर के बाद, ये क्या हुआ कि दोनों तरफ से मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस हुई, मिलिट्री की आपस में झिड़पें हुई और वो जारी रही। The latest and most serious exchange began with the downing of a US Apache helicopter near the Strait of Hormuz and escalated into American strike on Iranian military targets and retaliatory Iranian attacks on US bases in Jordan, Kuwait and Bahrain. थोड़ा लेंथी सेंटेंस है, लेट्स ब्रेक इट। तो मीनिंग देखते हैं पहले। एक्सचेंज का मतलब है तबादला होना। बिगिन, यहाँ पे बिगिन विद का मतलब होता है स्टार्ट होना। अब यहाँ पे बिगिन, BEGIN, बिगिन जो होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे बिगिन लगा है तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका मतलब है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। विद डाउनिंग, डाउनिंग का मतलब है गिराना। अपेचे हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर का नाम है, उसके मॉडल का नाम है हेलीकॉप्टर का। एस्केलेटेड का मतलब है, एस्केलेटेड का मतलब होता है बढ़ना, शिद्दत इख्तियार करना। स्ट्राइक्स होती है मिलिट्री अटैक्स एंड रिटेलिएटरी का मतलब होता है जवाबी हमला। जब एक मुल्क जो है वो किसी कंट्री के ऊपर, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर हमला करता है तो वो कंट्री जवाब में फिर उसके दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करता है, तो वो रिटेलिएटरी अटैक होता है, जवाब पे जो हमला होता है उसको कहते हैं। द लेटेस्ट एंड मोस्ट सीरियस एक्सचेंज, जो ताज़ा तरीन और ज़्यादा शदीद जो तबादला हुआ है, जो झड़पें हुई हैं, आपस में कन्फ्रंटेशन हुई है, वो कब स्टार्ट हुई? बिगिन विद द डाउनिंग ऑफ US अपेचे हेलीकॉप्टर। वो स्टार्ट उस वक्त हुई जब अमेरिका का, US का अपेचे हेलीकॉप्टर को गिराया गया। कहाँ पे गिराया गया? नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के करीब गिराया गया। एंड एस्केलेटेड इनटू अमेरिकन स्ट्राइक्स, और ये अमेरिका के फौजी हमले जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए ऑन ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स। उन्होंने ईरान की मिलिट्री टारगेट्स किया। एंड रिटेलिएटरी ईरानियन अटैक्स, और ईरान ने भी जवाबी हमले किए ऑन US बेसिस, अमेरिका के अड्डों के ऊपर। कहाँ कहाँ पे बढ़े थे? जो जॉर्डन में थे, जो कुवैत में थे और जो बहरीन में थे। ठीक है, तो इसका मतलब वो कहता है कि जो ताज़ा तरीन और शदीद किस्म का जो आपस में झड़पें हुई हैं वो स्टार्ट कब हुई? जब अपेचे हेलीकॉप्टर जो था अमेरिका का वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब गिराया गया ईरान की तरफ से। तो अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स किया, ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमले किए। तो अमेरिका, ईरान ने भी रिटेलिएटरी अटैक किए अमेरिका के बेसिस के ऊपर, जो मुख्तलिफ ममालिक में थे, लाइक जॉर्डन में थे, कुवैत में थे और बहरीन में थे। While both sides continue to speak of diplomacy, events are moving in the opposite direction. एक तो while जो है वो स्टार्ट में लग गया, तो while का मतलब होता है अगरचे। दूसरा ये कि while स्टार्ट में लग गया तो ये जो इस क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है, यानी ये जो है ये एक दूसरे किसी और सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है हमारे पास।
while both sides continue to speak of diplomacy, दोनों साइड जो है वो बात तो करती है डिप्लोमेसी की। डिप्लोमेसी का मतलब होता है मुज़ाकरात के ज़रिए से मसले का हल निकालना, यानी कि दोनों ममालिक जो हैं वो डिप्लोमेसी के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन इवेंट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो उनके वाक़यात हैं, उनके जो अमल हैं, उनके जो एक्शंस हैं, वो किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो मुखालिफ डायरेक्शन में, मुखालिफ सिमत में चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। US President Donald Trump's reactions leave little doubt about the mood in Washington। तो यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं, उनका रिएक्शंस लीव लिटिल डाउट, ये एक हमारे पास इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब होता है किसी बात को तकरीबन वाजिया कर देना, किसी बात के बारे में एक बहुत कम शक छोड़ना। तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ जो बयान दिए हैं, उनके रिएक्शन से लगता है, उनके रिएक्शन से जो वाशिंगटन का मूड है वो हमें पता चलता है। वाशिंगटन यानी अमेरिका की गवर्नमेंट क्या चाहती है, इससे ये हमें पता चलता है, और कोई शक जो है बाकी नहीं रहता, और बात जो है वो यानी कि तकरीबन वाज़िया हो जाता है कि क्या चाहता है अमेरिका। Accusing Iran of taking too long to negotiate, he declared that Tehran would pay the price and warned of further military actions. Accusing Iran, ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए, निगोशिएशंस का मतलब होता है डिस्कस करना, किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचना। पे द प्राइस हमारे पास एक इडियम है, इसका मतलब होता है नताइज भुगतना, सजा भुगतना। यहाँ पे एक ग्रामर का पॉइंट है हमारे पास, अक्यूज समथिंग ऑफ समवन ऑफ समथिंग। अक्यूज के बाद जो है हमारे पास नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है हमेशा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए वर्सेस को पढ़ते हैं। अक्यूजिंग ईरान, तो अक्यूज के बाद हमारे पास ईरान की बात हो रही है। अक्यूज ऑफ समवन के बाद हमने क्या लगाना है, या तो नाउन लगाना है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो किसके ऊपर अक्यूज किया गया, ईरान के ऊपर। अक्यूजिंग ईरान ऑफ टेकिंग टू लॉन्ग, क्या इल्ज़ाम लगाया गया है ईरान के ऊपर कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है निगोशिएशन के अंदर, मुज़ाकरात के अंदर। ही डिक्लेयर्ड, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं प्रेसिडेंट, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि तेहरान वुड पे द प्राइस, तेहरान जो है वो नतीजा भुगतेगा, इसका रिजल्ट जो है वो तेहरान को भुगतना पड़ेगा। एंड वर्ड ऑफ फर्दर मिलिट्री एक्शंस, और मजीद फौजी जो एक्शंस हैं उसके बारे में वार्न ऑफ किया है, उसके बारे में आगाह किया है अमेरिका ने। वर्ल्ड का यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं। या तो हम विल लगाते हैं, ये वर्ल्ड जो होता है ना, ये फ्यूचर का पास्ट होता है। फ्यूचर का पास्ट मतलब अगर हम फ्यूचर के बारे में 80 to 90% हम श्योर होते हैं तो हम विल लगाते हैं, लेकिन अगर हम 50% या उससे कम श्योर होते हैं, बस एक सिचुएशन होती है और सिचुएशन की बेस पे हम कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो फ्यूचर में, तो हम वहाँ पे हम वर्ल्ड लगाते हैं। यानी कि वर्ल्ड जो है वो सर्टेनिटी को शो नहीं करता, अनसर्टेनिटी को शो करता है। Iran's meanwhile say it will reassess diplomatic engagement with the US, arguing that negotiations cannot proceed amid the military attack and alleged ceasefire violations. मीनिंग देखते हैं तो रीअसेस का मतलब होता है जायजा लेना, अलेज्ड का मतलब है इल्जाम लगाना, साबित नहीं होता बल्कि इल्जाम लगाया हुआ है। अमिड का मतलब है दरमियान में। मीनवाइल जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, दो मुख्तलिफ सिचुएशंस को आपस में जोड़ रहा है। तो ईरान जो है मीनवाइल यानी कि एक तरफ तो पीछे वाली बात हो गई, एक तरफ तो वो बात है, दूसरी तरफ ईरान क्या कहता है, मीनवाइल उसी दौरान में मुखालिफ सिमत में ईरान ये कहता है कि इट विल रीअसेस, कि वो दोबारा जायजा लेगा डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट का। डिप्लोमेटिक मतलब बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की जो इंगेजमेंट है ईरान अमेरिका के साथ, तो उसके बारे में दोबारा से सोचेगा ईरान। क्यों आर्ग्यू क्या करता है, क्या उसने दलील दी है, क्यों दोबारा सोचेगा। दैट निगोशिएशंस कैन नॉट बी प्रोसीड, क्योंकि ईरान कहता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते अमीर मिलिट्री अटैक्स, मिलिट्री हमलों के दरमियान में, यानी एक तरफ तो दोनों तरफ से फौजें जो हैं वो आपस में हमले कर रही हैं, तो उस दौरान में निगोशिएशंस नहीं हो सकती। दूसरा ये उन्होंने कहा है कि अलेज्ड सीज फायर वायलेशंस, कि अमेरिका जो है वो जंगबंदी की वायलेशन कहता है, खिलाफ वर्जी कहता है। तो ये दो सिचुएशंस हैं, इनके दरमियान, इनके दौरान में तो उन दोनों के दरमियान में निगोशिएशंस नहीं हो सकती। Neither side has formally abandoned diplomacy, but both appear determined to strengthen their positions through force.
तो नीदर का मतलब होता है दो में से कोई एक भी नहीं। नीदर साइड हैज फॉर्मली अबेंडन, किसी एक साइड ने भी बाज़ाब्ता तौर पर मना नहीं किया। फॉर्मली का मतलब होता है बाज़ाब्ता तौर पर, यानी प्रोफेशनल वे के अंदर। अबेंडन का मतलब होता है मना करना। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मुज़ाकरात का हल निकालना बातचीत के जरिए से। किसी भी साइड ने डिप्लोमेसी को मना नहीं किया, दूसरी तरफ बट लगाया है। बट जो है ये भी कंट्रास्ट की सिचुएशन को शो करता है। तो दोनों ने मना भी नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ एक कंट्रास्ट की सिचुएशन भी है। वो क्या है कि डिटरमिन्ड, पुरअज़म है, इरादा रखते हैं कि वो मजबूत करेंगे अपनी पोजीशन को फोर्स, ताकत का इस्तेमाल करके। यानी वो निगोशिएशन को भी डिनाई नहीं कर रहे, दूसरी तरफ उनका इरादा ये भी है कि वो फोर्स के ज़रिए से अपनी पोजीशंस को मेंटेन करेंगे, और ना सिर्फ मेंटेन करेंगे बल्कि स्ट्रेंथन करेंगे। For weeks, हफ्तों तक the Trump's administration has insisted that a peace agreement is within reach. कई हफ्तों से जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रम्प हुकूमत है, अमेरिका की हुकूमत है, हैज़ इंसिस्टेड, वो ये इसरार करती आ रही है, वो ये बात करती आ रही है कि दैट पीस एग्रीमेंट की जो अमन का मुआहिदा है इज़ विद इन रीच। विद इन रीच का मतलब होता है कि हासिल होने के करीब होना, बहुत करीब होना कोई चीज़, या कोई एग्रीमेंट बहुत साइन होने के करीब होना, तो उसको हम कहते हैं विद इन रीच। तो कई हफ्तों से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो ये बात करती आ रही है कि पीस एग्रीमेंट जो है वो होने के करीब है, यानी कि वो हासिल होने के बहुत करीब है। येट एवरी न्यू मिलिट्री एक्सचेंज चिप्स अवे एट दैट क्लेम। येट के मतलब है ताहम। येट जो है ये भी एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन को शो करता है कि एक तरफ से वो ये कहते हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि एग्रीमेंट होने के करीब है, लेकिन दूसरी तरफ क्या करते हैं कि मिलिट्री अटैक्स करते हैं। तो ये मिलिट्री एक्सचेंज जो है, मिलिट्री का जो तबादला है, चिप्सों का तबादला है, चिप्स अवे करता है। चिप्स अवे का मतलब होता है ग्रेजुअली वीक करना, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देना। क्लेम्स दावे को, इस दावे को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देता है। यानी कौन सा दावा? दावा ये जो ऊपर अभी अभी डोनाल्ड ट्रम्प की बात की है कि विद इन द रीच की जो पीस एग्रीमेंट है वो भी होने के करीब है, इस दावे को कम कर देता है, उसको कमज़ोर कर देता है। चिप्स अवे का मतलब होता है ग्रेजुअली वीक कर देना। Iran has responded to pressure by demonstrating that it can impose cost of its own. ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया किसका? टू प्रेशर, उस प्रेशर का जो अमेरिका ईरान के ऊपर डालता है। बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट, ये वाजह करते हुए कि, दलील देते हुए कि इट कैन इम्पोज अ कॉस्ट ऑफ इट्स ओन, कि वो भी अपने तौर पर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। यानी ईरान जो है वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। ना सिर्फ अमेरिका जो है वो ईरान को पहुंचाएगा नुकसान, अगर ऐसा होता है तो ईरान भी जो है वो जितनी उसकी सलाहियत है उतना नुकसान उसको पहुंचाएगा। While Washington continues to believe that coercion can produce concessions, while फिर कंट्रास्ट को शो कर रहा है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी शो कर रहा है क्योंकि उसको डिपेंडेंट क्लॉज बना देता है। वाइल वाशिंगटन कंटिन्यू, वाशिंगटन जो है वो जारी रखे हुए है टू बिलीव, इस यकीन को, दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है फोर्स करना, किसी को दबाव डालना। कंसेशन का मतलब होता है रियायत हासिल करना, किसी को गिव अप करना, यानी कि किसी की मदद के ज़रिए से रियायत हासिल कर लेना, या फोर्स करके किसी को रियायत हासिल कर लेना। तो दूसरी तरफ वाशिंगटन जो है वो इस बात को यकीन रखता है कि वो रियायत हासिल कर लेगा फोर्स करके, दबाव डाल के। सच टैक्टिक्स विल नॉट क्रिएट द ट्रस्ट नीडेड फॉर अ ड्यूरेबल सेटलमेंट। तो इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं, इस तरह के जो हरबे हैं, जो तरीके हैं, टैक्टिक्स होता है तरीके, विल नॉट क्रिएट द ट्रस्ट, वो उस एतमाद को पैदा नहीं करेंगे, नीडेड फॉर अ ड्यूरेबल सेटलमेंट, जो कि एक पुख्ता सेटलमेंट के लिए, एक पायदार एग्रीमेंट के लिए जो चाहिए ट्रस्ट, उसको डेवलप नहीं कर सकेगा। नॉर आर द अंडरलाइंग डिस्प्यूट्स एनी क्लोजर टू रेजोल्यूशन, और ना ही ये अंडरलाइन का मतलब होता है बेसिक या फंडामेंटल, बुनियादी, डिस्प्यूट झगड़े, बुनियादी झगड़े, यानी कि जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एस्केलेशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, उसकी जो मेन रीज़न है ना ही उसको हल करने के करीब है। Washington wants unrestricted navigations. Unrestricted का मतलब होता है बिना रुकावट, नेविगेशन का मतलब होता है आमदोरफ्त। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे। तो वाशिंगटन वांट्स
واشنگٹن کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس سنگولر ناؤن ہے ہمارے پاس، تو اس لیے اس کا جو ورب ہے وہ بھی وانٹس آیا ہے، سنگولر آیا ہے. تو واشنگٹن کیا چاہتا ہے کہ وہ بلا رکاوٹ آمد و رفت کا جو سسٹم ہے وہ جاری رکھے تھرو ہارموز، اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے سے، اینڈ گارنٹیز دیٹ، اور ایران یہ گارنٹی دے کہ ایران کے ناٹ ڈیولپ نیوکلیئر ویپنس، ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا. تو یہاں پہ تھرو کا ایک گرامر کا کنسیپٹ ہے. تھرو جب یہاں پہ پریپوزیشن کے طور پر یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کے ذریعے سے گزرنا. لائک ایگزامپل میں دوں تو شپس پاس تھرو ہارموز، شپس جو ہے وہ ہارموز کے اندر سے گزرتی ہیں. وی واکڈ تھرو دا پاتھ، ہم پاتھ میں سے گزر کے گئے. تو یہاں پہ تھرو کا یہ کنسیپٹ ہے. اینڈ گارنٹیز کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ کین ناٹ ڈیولپ، کہ وہ یہ نہیں پروڈیوس نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا، نیوکلیئر ویپنز، جوہری ہتھیار جو ہیں ان کو ڈیولپ نہیں کرے گا اور نہ ہی کر سکتا ہے. کین ناٹ کا مطلب ہے کر سکنا. یہ ہمارے پاس ماڈل ورب ہے، اور ماڈل ورب کے بعد جو ہمارے پاس ورب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم ہی ہوتی ہے، بیس فارم ہی یوز ہوتی ہے. Tehran, which denies seeking such a capability, demands sanction relief and access to frozen assets. جو تہران ہے اس کے بعد کاما لگا ہے کہ تہران کی بات ہو رہی ہے. تہران which denies seeking such capability، جو اس صلاحیت کو انکاری ہے کہ ہم، ایران کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا، انکار کرتا ہے. یہاں پہ کنسیپٹ ہے گرامر کا، ڈینائی کے بعد ہمارے پاس جو ورب ہوتا ہے وہ آئی این جی فارم ہوتا ہے، تو اس لیے ڈینائز کے بعد سیکنگ لگے گا. کیپیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت. یہاں پہ جو سیکنگ ہے یہ ہمارے پاس جیرنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. جیرنٹ ہمارے پاس ورب کی آئی این جی فارم جب ہمارے پاس سبجیکٹ کے طور پر کام کرتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں جیرنٹ. ٹھیک ہے. سینکشنز ہوتا ہے پابندیاں، ریلیف ہوتا ہے کہ کچھ نرمی کرنا. سینکشن ریلیف ہو گیا. ہمارے پاس فروزن ایسڈس کا مطلب ہوتا ہے بلاکڈ منی، منجمد اثاثے، جو آپ کی منی جو ہے وہ بلاک کی ہوتی ہے، وہ دے نہیں رہا ہوتا کوئی کنٹری، تو ہم کہتے ہیں فروزن ایسڈس ہوتے ہیں. تو اس کے بجائے ایران نے کیا، ایران نے بلکہ اس بات کو جھٹلایا ہے، اس بات سے ڈینائی کیا ہے کہ اس کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے اتنی کہ وہ نیوکلیئر ویپن کو کریٹ کرے، اس کو بنائے. بلکہ ڈیمانڈ کرتا ہے ایران جو ہے وہ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں سینکشنز ریلیف دی جائیں، جو ہمارے اوپر پابندیاں ہیں اس میں کچھ نرمی کی جائے، اور ہمارے جو فروزن ایسڈس ہیں، جو منجمد اثاثے ہیں دوسرے ملکوں میں جو ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان تک ہماری ایکسیس ہو، ہماری رسائی ہو. ایڈنگ ٹو دا ٹینشنز، اس کے علاوہ مزید جو ٹینشنز ہیں، یو این نیوکلیئر واچ ڈاگ ہیز پریسڈ ایران ٹو اکاؤنٹ فار اٹس انریچڈ یورینیم اسٹاک پائلز اینڈ پرمٹ براڈر انسپیکشن. تو یونائٹڈ نیشن کی جو یونائٹڈ نیشن ایک ہمارے پاس بہت بڑا ادارہ ہے. تو یونائٹڈ نیشن کا جو انڈر جو ایک ادارہ آتا ہے جو واچ ڈاگس کا مطلب ہوتا ہے آرگنائزیشن، جو یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن ہے جو نیوکلیئر ویپنس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لائک انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو جو یو این کا واچ ڈاگ ہے، جو آرگنائزیشن ہے، ہیز پریسڈ ایران، انہوں نے بھی ایران کے اوپر دباؤ ڈالا ہے. ٹو اکاؤنٹ فار کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلین کرنا یا ڈیٹیل پرووائڈ کرنا، جواب دینا. اٹس انریچڈ یورینیم، جو انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے یورینیم کو. اسٹاک پائلز کا مطلب ہوتا ہے ایک زیادہ مقدار میں کسی چیز کو رکھ لینا اپنے پاس. تو یہاں پہ اسٹاک پائل تو یورینیم جو انہوں نے بہت زیادہ اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل پرووائڈ کریں، اینڈ پرمٹس، اور اجازت دیں براڈر انسپیکشن، اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم بڑے وسیع لیول کے اوپر انسپیکشنز کر سکیں، معائنہ کر سکیں. تو یو این کا جو ادارہ ہے IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، وہ یہ کہتا ہے ایران سے کہ ایک تو ہمیں ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کریں کہ آپ نے یہ یورینیم کا اسٹاک پائل کیسے کر لیا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ایران کے اندر مزید انسپیکشن کریں، مزید جو ہے معائنہ کریں کہ کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے ان کے پاس یورینیم وغیرہ جس سے یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ بنا لیں. ایران ہیز ڈسمسڈ دا موو ایز پولیٹیکل، ایران نے ڈسمس کیا ہے، مسترد کیا ہے، ڈینائی کیا ہے دا موو، اس عمل کو، اس ایکشن کو، ایز پولیٹیکل، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایکشن جو ہے یہ سیاسی ہے. تو انہوں نے اس بیان کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے.
ग्रामर का पॉइंट है कि डिसमिस समथिंग एज, जब भी हम डिसमिस समथिंग, जहाँ पे कोई चीज़ लगाएंगे, यहाँ पे तो मूव लगे ना, कुछ और वर्ड भी हो सकता है, तो डिसमिस समथिंग एज जब ये एक्सप्रेशन हमारे पास लग जाता है तो उसके बाद हमें क्या यूज़ करना होता है यहाँ पे, या तो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं या फिर हम नाउन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ, शी डिसमिस द रिपोर्ट एज फॉल्स, तो ये फॉल्स हमारे पास एडजेक्टिव है। शी डिसमिस द आइडिया एज इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। Yet diplomacy cannot be written off entirely. Written off का मतलब होता है useless होना, no longer important होना। तो कहते हैं कि yet ताहम फिर भी डिप्लोमेसी जो है वो मुकम्मल तौर पर यूजलेस नहीं हुई। अब यहाँ पे yet जो है वो स्टार्ट में आ गया, तो इसका मतलब है सेंटेंस जो है वो कंजंक्शन, yet जो है ये कंजंक्शन को शो कर रहा है, वो जोड़ रहा है। इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है however, yet का मतलब होता है however, कि पिछले सेंटेंस के साथ इस वाले सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक है, एक तरफ तो ईरान ने ये कह दिया कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, ये एक सियासी जो है मुदाखलत है, तो दूसरी तरफ ईरान जो है उसने मुकम्मल तौर पर डिप्लोमेसी को छोड़ा भी नहीं है। कतर's continued mediation efforts, कतर की जो मुसलसल जारी कोशिशें हैं, सालिसी की कोशिशें, मेडिएशन होता है सालिसी का किरदार अदा करना, यानी दो लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है तो तीसरा बंदा जो सुलह करवाता है वो मेडिएटर होता है। तो यहाँ पे मेडिएशन कौन करवा रहा है, यूएस और ईरान के दरमियान, वो कतर है। कतर कंटिन्यूड मेडिएशन, कतर की जो जारी मेडिएशन है, सालसी की कोशिशें, एफर्ट्स होता है कोशिशें, कतर की जो सालसी की कोशिशें हैं वो जारी हैं। सजेस्ट दैट, वो इस बात को जाहिर करती हैं, रीजनल एक्टर्स स्टिल सी रूम फॉर डायलॉग्स, कि जो सी रूम का मतलब है, सी रूम का मतलब है गुंजाइश को देखना, डायलॉग का मतलब है मुज़ाकरात, बातचीत करने की गुंजाइश को देखना, कि ये जो कतर की अभी तक कोशिशें जारी हैं, तो जो रीजनल एक्टर्स हैं, ये यानी कि रीजनल कंट्रीज़ हैं, या जो हमारे पास जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो अभी भी डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसले के हल की तरफ की जो गुंजाइश है उसको देख रही हैं। तो हमारे पास रूम फॉर समथिंग का मतलब होता है पॉसिबिलिटी होना, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना। इक्वली इम्पोर्टेंट दूसरी तरफ हमारे पास है, इक्वली इम्पोर्टेंट का मतलब होता है इतना ही अहम बात ये है, जितनी पीछे बात हुई है उतनी ही अहम बात ये है कि नीदर वाशिंगटन नॉर तेहरान अपेयर्स ईगर फॉर अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट। नीदर नॉर का कंसेप्ट आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि अगर एक सेंटेंस में नीदर आएगा तो उसके उसी सेंटेंस में नॉर भी आएगा, क्योंकि ये कोरिलेटिव स्ट्रक्चर होते हैं और यहाँ पे ये नेगेटिव कोरिलेटिव स्ट्रक्चर है। नीदर ए नीदर नॉर बी, यानी कि ना ए ना ही बी, तो नीदर और नॉर जब आता है तो यहाँ पे जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ पे ईगर सिंगुलर यूज हुआ, ईगर ईगर का मतलब है बेताब होना, इंटरेस्टेड होना। तो इतनी अहम बात ये है कि ना वाशिंगटन ना ही ईरान जो है, यहाँ पे अपेयर्स वर्ब है हमारे पास, सॉरी मैंने पहले ही बोला, तो ना ही ईरान ना ही अमेरिका इतने ज़्यादा ईगर हैं, इतने बेताब हैं बड़े कॉन्फ्लिक्ट के लिए। यानी कि ना एक तरफ तो डायलॉग की बात हो रही है कि रीजनल पावर्स जो हैं वो डायलॉग्स की तरफ देख रही हैं, रीजनल पावर जो है डायलॉग की गुंजाइश को देख रही है। इतनी ही अहम बात ये है कि दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाली जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि अमेरिका और ईरान हैं, वो भी इतने ज़्यादा ईगर नहीं है, वो भी इतने ज़्यादा बेताब नहीं है लड़ाई करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज विल बी स्वेयर, माशी जो नतज हैं वुल बी स्वेयर, वो भी बहुत ज़्यादा शदीद होंगे। वाइल फर्दर इंस्टेबिलिटी, और मज़ीद अदम इस्तेहकाम होगा, यानी मज़ीद जो है वो एस्केलेशन होगी और बेताबी होगी। अराउंड हार्मूज वुड थ्रेटन ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, अगर तो हार्मोज के इर्द गिर्द में इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ती है तो ये किसके लिए थ्रेटन हो गई, वर्ल्ड थ्रेटन, तो ये खतरा होगी ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के लिए, यानी ऑयल की प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी, एंड रीजनल सिक्योरिटी के लिए, और रीजन की सिक्योरिटी में भी, रीजन की जो सिक्योरिटी है वो भी इनसिक्योर हो जाएंगे रीजन्स जो है वहाँ पे, फिर बार बार जो है वो स्ट्राइक्स होंगी तो सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, सिक्योरिटी नहीं रहेगी। अलाइक का मतलब होता है सेम, इन द सेम वे, जितनी ज़्यादा एनर्जी मार्केट को ख़तरा है उतना ही रीजनल सिक्योरिटी को भी ख़तरा है, यानी कि रीजन्स के अंदर फिर क्या है कि एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी और पूरा रीजन ही उसके अंडर आ जाएगा। दैट रियलिटी में प्रिजर्व द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डील,
تو یہ جو ریالٹی ہے، یہ حقیقت جو ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، ممکن ہے کہ یہ ڈیل کی طرف لے جائے. پریزرو کا مطلب ہے محفوظ کرنا، سیو کرنا. ممکن ہے کہ یہ اگر بات سمجھ آ جاتی ہے کو کہ یہ تھریٹن جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور پرائس مارکیٹ کے اندر انرجی کی پرائسز ہائی ہو جائیں گی، ریجنل سیکورٹی ہائی ہو جائے گی، تو یہ ممکن ہے کہ یہ ان کو ڈیل کی طرف لے جائے. But every exchange of fire narrows the political space for compromise and strengthens the view that pressure works better than the diplomacy. اچھا، یہاں پہ مے جو ہے وہ پاسبلٹی کو شو کرتا ہے، مے جو ہے وہ سرٹینٹی کو شو نہیں کرتا. اور یہاں پہ کمپرومائز کا مطلب ہے کہ میوچول ایگریمنٹ ہونا، کنسیشن ہونا، مفاہمت ہونا. دیٹ بٹ ایوری ایکسچینج آف فائر، لیکن ہر دونوں طرف سے فائر کا ایکسچینج ہوتا ہے، تو ہر ایکسچینج جو ہے، ہر تبادلہ جو ہے فائر کا، وہ نیرو کر دیتا ہے، وہ تنگ کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے. دا پولیٹیکل اسپیس فار کمپرومائز، مفاہمت کی کوشش کی جو گنجائش باقی ہے اس کو مزید تنگ کر دیتا ہے. اسپیس کا مطلب ہے گنجائش، کمپرومائز کا مطلب ہے میوچول ایگریمنٹ. جو میوچول ایگریمنٹ کی تھوڑی بہت گنجائش باقی ہے، جب یہ اٹیک کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تو وہ مزید کم ہو جاتی ہے. اینڈ اسٹرینتھن دا ویو، اور یہ اس نظریے کو اسٹرینتھن کرتا ہے کہ پریشر ورکس بیٹر دین ڈپلومیسی، کہ بات چیت کی بجائے دباؤ ڈال کے بہتر کام کیا جا سکتا ہے. دا پیس پروسیس ریمینز الائیو، پیس پروسیس جو ہے وہ ابھی بھی الائیو ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہے. پیس جو پروسیس ہے وہ ابھی بھی جاری ہے یہ عمل. ویدر اٹ ریمینز ویبل ان آر ڈفرنٹ کوشچنز آل ٹوگیدر. ویدر جو ہے یہ یہاں پہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں انسرٹینٹی کو، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ کمپلیکس سینٹینس ہے، تو ویدر جو ہے وہ انسرٹینٹی کو شو کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویریبل رہے، ورکیبل رہے یا نہ رہے. یہ ایک ڈفرینٹ کوشچن ہے. آل ٹوگیدر، آل ٹوگیدر کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر. تو مکمل طور پر یہ ایک مختلف کوشچن ہے کہ یہ ویریبل رہتا ہے، ورکیبل رہتا ہے یا نہیں رہتا. یہ ہمارا آج کا ٹیوٹوریل تھا. ایک دفعہ اس کو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، میں اس کی ریڈنگ کر دیتی ہوں، آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں لے کے آنی ہے میننگ جو میں نے آپ کو بتایا ہے. The ceasefire announced in April was supposed to create space for negotiations. Instead, it has been repeatedly tested by military confrontations. The latest and most serious exchange began with the downing of a US Apache helicopter near the Strait of Hormuz and escalated into American strikes on Iranian military targets and retaliatory Iranian attacks on US bases in Jordan, Kuwait, and Bahrain. While both sides continue to speak of diplomacy, events are moving in opposite directions. US President Donald Trump's reactions leave little doubt about the mood in Washington. Accusing Iran of taking too long to negotiate, he declared that Tehran would pay the price and warned of further military action. Iran, meanwhile, says it will reassess diplomatic engagement, with the US arguing that negotiations cannot proceed amid military attacks and alleged ceasefire violations. Neither side has formally abandoned diplomacy, but both appears determined to strengthen their positions through force. For weeks, the Trump administration has insisted that a peace agreement is within reach. Yet, every new military exchange chips away at that claim. Iran has responded to pressure by demonstrating that it can impose costs of its own, while Washington continues to believe that coercion can produce concessions. Such tactics will not create the trust needed for a durable settlement, nor are the underlying disputes any closer to resolution. Washington wants unrestricted navigation through Hormuz and guarantees that Iran cannot develop a nuclear weapon. Iran, which denies seeking such a capability, demands sanctions relief and access to frozen assets. Adding to the tension, the UN nuclear watchdog has pressed Iran to account for its enriched uranium stockpiles and permits broader inspections. Tehran has dismissed the moves as political, yet diplomacy cannot be written off entirely. Qatar's continued mediation efforts suggest that regional actors still see room for dialogue. Equally important, neither Washington nor Tehran appears eager for a wider conflict.
The economic consequences would be severe, while further instability around Hormuz would threaten global energy market and regional security alike. That reality may preserve the possibility of a deal, but every exchange of fire narrows the political space for compromise and strengthens the view that pressure works better than diplomacy. The peace process remains alive, whether it remains viable in a different questions altogether. तो ये था आज का एडिटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको समझ आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें।